जय जोहार साथियों, स्वागत है आपका बहुजन एकता टीवी पर। बामसेफ संगठन का नेटवर्क आज पूरे भारत में फैला हुआ है। इसी संगठन के विभिन्न राज्यों के राज्य अधिवेशन इन दिनों चल रहे हैं। इसी के अंतर्गत गुजरात के मेहसाणा में वामन मेश्राम साहब की अध्यक्षता में राज्य अधिवेशन संपन्न हुआ। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। एक विषय है। दूसरा है जीपीएससी परीक्षा में जातिवाद एवं बहुजन वर्ग के तेजस्वी युवाओं को सरकारी विभागों में महत्वपूर्ण पदों से वंचित रखने का एक षड्यंत्र है, गंभीर मंथन। तीसरा है, क्या राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन को गतिमान करने के लिए बहुजन समाज के सभी 14 सामाजिक समूहों को बूथ स्तरीय संगठनात्मक नेटवर्क बनाना आवश्यक है, गंभीर चर्चा। चौथा है, संगठन के उद्देश्य एवं विचारधारा से 100% सहमत होकर कार्य करना ही कार्यकर्ताओं का सर्वोत्तम गुण है। साथियों, आज हमारे देश में जो हम लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं, वो समस्याएं पहले तो हम लोग इस सिद्धांत का प्रचार करते थे कि ब्राह्मणवाद हमारी सभी समस्याओं का मूल कारण है। ये विषय भी हम लोगों ने अधिवेशनों में सारे देश भर में लगाया हुआ है, मगर अभी मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि अभी ब्राह्मणवाद दूसरे नंबर का विषय हो गया है। हमारी समस्याओं के मूल कारण का अभी हमारी मूल समस्या ईवीएम मशीन है। ईवीएम मशीन क्यों है? क्योंकि संविधान ने हमें बहुत सारे अधिकार दिए। उसमें एक अधिकार, संविधान का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, जिसमें फंडामेंटल राइट है। तो इस फंडामेंटल राइट में बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, मगर ये अधिकार भी प्रभाव शून्य बनाए जा सकते हैं यदि ईवीएम मशीन इसी तरह से चलती रही। ईवीएम मशीन हमारे एक मौलिक अधिकार को समाप्त करने का काम कर रही है। वास्तव में जो वोट का अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है, और लोकतंत्र में वोट का अधिकार ही वास्तविक लोकतंत्र का निर्माण करता है। कोई और जरिया नहीं है कि हम लोग अपनी राय चुनाव में दे सके। एकमात्र जरिया है राय देने का, वोट है। वोट के आधार पर हम लोग निर्धारित कर सकते हैं कि ये हमारा कैंडिडेट है और ये हमारा कैंडिडेट नहीं है। जिसको हम रिजेक्ट करना चाहते हैं वो अधिकार वोट के अंदर शामिल है, और जिसको हम चुनना चाहते हैं वो अधिकार भी वोट के अंदर, वोट के अधिकार में शामिल है। यदि वोट का अधिकार ईवीएम के द्वारा चोरी हो गया, जैसा कि अभी महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हुआ, और आप लोग ये देखकर हैरान हो जाओगे कि वहां जब वोट का समय समाप्त हो रहा था, उसके लास्ट आवर में एकाएक 76 लाख वोट जो है वो ईवीएम में जमा हो गए। 2-4 हजार वोट नहीं, 2-4 लाख वोट नहीं, बल्कि 76 लाख वोट ईवीएम में जमा हो गए। और वोट समाप्ति का समय
समाप्त होने के दौरान हुआ। तो ये बहुत हैरान करने वाली बात है। और ये मामला अभी समाप्त नहीं हुआ, ये मामला बहुत ज्यादा पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी का निर्माण कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस को और कांग्रेस गठबंधन को वहां बहुमत मिलने वाला था, तो वो बहुमत जो है वो उन्होंने खत्म कर दिया। ईवीएम की वजह से ऐसा हुआ। तो ईवीएम से लोकतंत्र खतरे में आ गया है। वास्तव में लोगों के पास किसकी सरकार होनी चाहिए, ये लोगों के पास अधिकार है। इसका नाम ही लोकतंत्र इसलिए पड़ा क्योंकि लोग कौन सी सरकार आनी है या कौन सी सरकार नहीं आनी है ये निर्धारित करने का काम करते हैं। इसीलिए इसका नाम लोकतंत्र पड़ा। ये ऐसा तंत्र जो लोगों के द्वारा चुना जाता है। मगर अब ईवीएम की वजह से क्या हुआ कि ये जो मौलिक सिद्धांत है लोकतंत्र का, उसको ईवीएम के द्वारा साइड पास करके ईवीएम को सामने लाया गया। ईवीएम की वजह से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, बैलेट पेपर समाप्त हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वोट सामने आ गया। तो इलेक्ट्रॉनिक वोट और बैलेट पेपर, इसमें क्या फर्क है? ये इलेक्ट्रॉनिक वोट आप देते हो तो सबसे पहले ईवीएम मशीन जब लाई गई थी, जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए बटन दबाया गया तो आंखों से कुछ भी दिखाई नहीं दिया था। 84 में जब ये मशीन लाई गई थी और सबसे पहले इस पर वोट डाला गया था तो ये आंखों से दिखाई नहीं देता था। तो आंखों में दिखाई ना देने की वजह से हमारा वोट किसके नाम पर जमा हुआ, हमने जिसको दिया उसी के नाम पर जमा हुआ कि नहीं हुआ, ये दिखाई देता नहीं था। बैलेट पेपर में क्या होता था, बैलेट पेपर आपको दिया जाता था, हाथ में दिया जाता था, वोटर को दिया जाता था, और फिर वोटर क्या करते थे, वो देखते थे कि देखने के बाद सोचते थे किसको वोट दे, किसको वोट दे, किसको वोट दे। वो देखता था वोटर, जो पेपर होता था, बैलेट पेपर होता था, उसमें कैंडिडेट के नाम होते थे, फिर चुनाव निशान होते थे, गधा, घोड़ा, कुत्ता, सुअर, इस तरह के जो भी चुनाव निशान है वो होते थे। तो फिर वोटर सोचता था कि गधे को वोट दिया जाए, कि कुत्ते को दिया जाए, सुअर को दिया जाए, किसको दिया जाए, और वो फिर निर्धारित करता था, चलो इस बार गधे को वोट देते। तो एक सयाना आदमी जो है वो गधे को वोट दे सकता था, एक अक्लवान आदमी गधे को वोट दे सकता था। तो उसका चुनाव करने का अधिकार है, वो गधे को दे या किसी को भी दे उसका अधिकार है, दे या ना दे उसका अधिकार है। तो ये ही लोकतंत्र है। और ये लोकतंत्र में बैलेट पेपर पर जब उसको दिया जाता था तो वो स्टैंप पेपर होता था, तो वो स्टैंप लेता था और फिर वो ऐसा स्याही लगाता था। स्याही लगाने के बाद देखता था कि स्याही लगी कि नहीं लगी, फिर उसके बाद जिसको उसको देना है उस पर स्टैंप लगाता था। स्टैंप लगाने के बाद में वो थोड़ा ऐसा करता था, करने के बाद फिर अपने आंखों से मैं गधे को वोट देना चाहता था, उसी को मेरा वोट लग गया है, स्टैंप बराबर लग गया है। तो वो कंफर्म करता था, कंफर्म करने के बाद में फिर फोल्ड करता था, फोल्ड करने के बाद में फिर बैलेट बॉक्स में डालता था। और बैलेट बॉक्स में डालने के बाद कभी कभी यह अटक जाता था तो वो ऐसा करके उसको डाल देता था और उसके बाद उसको लगता
मेरा वोट पक्का हो गया है, चला गया है, मैंने उस जिसको वोट दिया है उसी के नाम पर जमा हो गया। वो किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता वो कैंडिडेट, मगर ये चॉइस करना ये मतदाता का अधिकार है, यही लोकतंत्र है। ईवीएम मशीन से क्या हुआ है? ईवीएम मशीन से आदमी बटन दबाता है तो सबसे पहले 84 में वो आंखों से दिखाई नहीं देता था, बाद में आंखों से दिखाई देने लगा, देने के बाद में जो बटन दबाया तो आंखों से दिखाई दिया, देने के बाद में मशीन में जमा होता था। तो दिखाई देना, बटन दबाया, दिखाई देना और ईवीएम मशीन में जमा होना, ये दो अलग अलग बातें हैं। टेक्नोलॉजी एक अलग अलग है, दिखाई देने की टेक्नोलॉजी अलग है और ईवीएम मशीन में इलेक्ट्रॉनिक वोट जमा होना ये दूसरी बात है। और जो मशीन वो उसमें जमा आपने कर दिया, मान लो जमा कर दिया तो वो दिखाई नहीं देता, वो जमा होता है, ऐड होता है, वो ईवीएम मशीन के अंदर चला गया, वो वहां जमा हुआ कि नहीं वो किसी को दिखाई नहीं देता। दिखाई देना और जमा होना, इस दरमियान जो भी अंतर है, इस अंतर में वोट को गायब किया जा सकता है, वोट को किसी और के नाम पर जमा किया जा सकता है। जिसको वोट दिया उसके नाम पर नहीं, किसी और के नाम पर जमा किया जा सकता है, या वो वोट गायब किया जा सकता है और कोई और ही वोट मशीन में जमा किया जा सकता है। ये सारी प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक है और ये सारी प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक होने की वजह से ये किसी भी वोटर को आंखों से दिखाई नहीं देती। जब किसी भी वोटर को आंखों से दिखाई नहीं देती, बस उसी समय गड़बड़ करने का अवसर मिलता है। अवसर के लिए एक बात आपको बता रहा हूं, 2 या 3 दिन तक कलेक्टर के नियंत्रण में मशीन रहती है। जब वो कलेक्टर के नियंत्रण में मशीन रहती है और दिन भर मशीन चली, दिन भर मशीन चलने के बाद उसमें जो इलेक्ट्रिक सप्लाई की गई थी, वो इलेक्ट्रिक सप्लाई भी जैसे जैसे यूज होता है वैसे वैसे सप्लाई कम हो जाता है। मगर जब काउंटिंग के लिए मशीन आती है तो 95% इलेक्ट्रिक उसमें है। अगर 95% इलेक्ट्रिक है तो 5% इलेक्ट्रिक खर्चा हुई, तो 5% इलेक्ट्रिक से 1000 वोटर कैसे डाले गए? ऐसा डाटा सामने आया कि उस मशीन में 95% इलेक्ट्रिक बची हुई है। 95% काउंटिंग के लिए आने के पहले बची हुई है। इसका मतलब है काउंटिंग के पहले कलेक्टर के पास जो 3 दिन तक मशीन रही, उस दौरान मशीन में गड़बड़ी करने के लिए नए तौर पर उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई किया गया हो सकता है और इसके आधार पर वोटों में गड़बड़ी करने का अवसर है। यह सारा अवसर बैलेट पेपर में नहीं है। जब आप बैलेट पेपर को देखने के बाद इस तरह से फोल्ड करके डाल देते हो, डालने के बाद जब काउंटिंग होता है तो काउंटिंग होता है तो क्या होता है? काउंटिंग होता है तो क्या होता है? काउंटिंग के दौरान ऐसे खोला जाता है और मान लो 4 पार्टी के लोग हैं, चारों पार्टी के लोगों को दिखाया जाता है, हाँ भाई देखो ये, और उसके बाद में उधर सभी लोगों के गट्ठे में उसको डाल दिया जाता है। उसके बाद काउंटिंग होती है, एक खोल करके काउंटिंग होती है।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में ऐसा कुछ नहीं होता। ये सारी गड़बड़ियां ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करने के अवसर को प्रदान करती है। और इस वजह से आपने देखा कि ईवीएम मशीन आने के बाद और ईवीएम मशीन के पहले देश में परिस्थितियां में क्या डेवलपमेंट हो गया, तो एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये हो गया जो पहले नहीं होता था, नहीं था। अब जो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हो गया वो क्या डेवलपमेंट हो गया? ये कांग्रेस जाएगी चुनाव में तो बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी, कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी। ये नेशनल लेवल पर यह परिदृश्य सामने आया। आपको याद होगा ईवीएम मशीन के विरोध में सबसे पहले लालकृष्ण आडवाणी ने स्टैंड लिया था। लालकृष्ण आडवाणी इसके विरोध में बोले थे क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी उस समय बहुत बड़े नेता थे। लालकृष्ण आडवाणी बहुत बड़े नेता थे। ये जो नरेंद्र मोदी है ये लालकृष्ण आडवाणी का नॉमिनेटेड आदमी है। याद है आप लोगों को? क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी का कोई चुनाव क्षेत्र नहीं था। जब भारत का विभाजन हुआ था तो लालकृष्ण आडवाणी पाकिस्तान से भारत आए थे और भारत आने के बाद लालकृष्ण आडवाणी गुजरात में ही थे। ये बताया आप लोगों को कि गांधीधाम में कच्छ के एरिया में लालकृष्ण आडवाणी रहा करते थे पाकिस्तान से, क्योंकि कच्छ का जो भाग है उसका बॉर्डर जो है पाकिस्तान को लगा हुआ है। तो वहां से लालकृष्ण आडवाणी पाकिस्तान से भारत में आए थे। तो लालकृष्ण आडवाणी ये वो नेता थे जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनने का अवसर दिया, जबकि वो पार्टी के प्रेसिडेंट थे। पार्टी के प्रेसिडेंट होने की हैसियत से उसके नेतृत्व में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। क्या आप लोगों को पता है? आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी को सबसे पहले बहुमत मिला। तो आडवाणी प्रधानमंत्री बनने के कैंडिडेट थे, उन्होंने खुद प्रधानमंत्री बनने के बजाय अटल बिहारी वाजपेयी को 99 में प्रधानमंत्री बनाए। और उसके बाद में 2004 में कांग्रेस ने चुनाव जीता, फिर 2009 में कांग्रेस ने चुनाव जीता, फिर 2014 में बीजेपी आई, 2019 में फिर बीजेपी आई। अरे एक प्रकार से 10 साल कांग्रेस ने तो 10 साल बीजेपी ने। इस तरह का अंडरस्टैंडिंग इन लोगों ने बनाया। ईवीएम के बारे में लालकृष्ण आडवाणी ने विरोध जताया था, वो सारा रिकॉर्ड में अवेलेबल है। आज आपको पता है लालकृष्ण आडवाणी कहां है? जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाया, जिन्होंने गुजरात का मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया, पता है आप लोगों को? आडवाणी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया। और आरएसएस ने प्लान बनाकर नरेंद्र मोदी को पिकअप किया और लालकृष्ण आडवाणी का पता साफ किया और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को कई बार अवसर दिया। पार्टी ने एक से कई बार अवसर दिया। आडवाणी को केवल एक बार अवसर दिया, उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और
जब लड़ा गया तो उसके बाद वो चुनाव जब हार गए तो उसके बाद फिर उसको अवसर नहीं दिया गया। तो इस तरह से लालकृष्ण आडवाणी को आउट किया गया और नरेंद्र मोदी को सामने लाया गया। साथियों, नरेंद्र मोदी को 2014 में सामने लाया गया और आपको याद होगा कि हम लोगों ने ओबीसी का जो जातीय आधारित गिनती का जो मुद्दा है, राजस्थान के अधिवेशन में, जो जयपुर में हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में हम लोगों ने ये मुद्दा चर्चा के लिए रखा था, ओबीसी की जातीय आधारित गिनती का। और उसके बाद हम लोगों ने ओबीसी का मुद्दा राष्ट्रीय आंदोलन का बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। जब ओबीसी का मुद्दा हमने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा मुद्दा बनाया तो आरएसएस भाजपा को ऐसा लगा कि यह आंदोलन अगर लगातार चलता रहा तो ओबीसी जो है वामसिक की तरफ, भारत मुक्ति मोर्चा के तरफ, इसके तरफ शिफ्ट होता जाएगा। इसको काउंटर करना होगा। काउंटर करने की जो स्ट्रेटेजी बनाई गई, उस स्ट्रेटेजी में लालकृष्ण आडवाणी बहुत बड़े नेता होने के बावजूद भी सिंधी होने की वजह से वो उस स्ट्रेटेजी में फिट नहीं बैठते थे। लालकृष्ण आडवाणी सिंधी होने की वजह से वो फिट नहीं बैठते थे। हमें काउंटर करने के लिए आरएसएस को, क्योंकि हमने ओबीसी का मुद्दा नेशनल एजेंडे पर लाया, तो इसलिए हमें काउंटर करने के लिए आरएसएस भाजपा ने एक ओबीसी के आदमी को राष्ट्रीय राजनीति में उठाया। ये जो बैकग्राउंड है, क्योंकि आप लोगों के सामने ये घटित हुआ है, तो ये उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं। इसको काउंटर करने के लिए, हमें काउंटर करने के लिए नरेंद्र मोदी को सामने लाया गया। ये आरएसएस की स्ट्रेटेजी का हिस्सा था। तो आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को अपने स्ट्रेटेजी के तहत लाया था, ओबीसी की गिनती करने के लिए नहीं लाया था। ओबीसी को लगा ओबीसी का आदमी प्रधानमंत्री बनेगा तो ओबीसी की गिनती करेगा। तो ओबीसी ने ओबीसी के आदमी का नाम देखकर भरभरा के वोट दिया, मगर ओबीसी की गिनती करने का काम अभी 11 साल हो गए। 14 के बाद 19, 19 के बाद 25, तो इस तरह से अभी 11वां साल चल रहा है। तीसरी टर्म आ गई है और उन्होंने ऐसी कोई गिनती करने का, खासतौर पर ओबीसी की गिनती करने का काम नहीं किया। ये हमारे सामने दिखाई दे रहा है। तो इसलिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग अपने संगठन शक्ति के बल पर इस मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दे में कन्वर्ट करने में कामयाब हुए। उसको काउंटर करने के लिए ईवीएम मशीन को और लालकृष्ण आडवाणी को प्लान बनाकर मैदान में लाया गया। आडवाणी और ईवीएम मशीन, इस तरह से इसको काउंटर करने के लिए लाया गया। तो ईवीएम मशीन का उपयोग किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। जैसे मैंने उदाहरण आपको दिया कि महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में ऐसा हुआ। कुछ लोगों ने, मैंने जब कुछ लोगों को बात किया तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि ऐसा था तो फिर तीसरे चुनाव में 272 सीटें बीजेपी को मिलना चाहिए था, सिंपल मेजोरिटी। 240 सीटें उनको मिली, यानी उनको बहुमत नहीं मिला। 240 सीटें मिली क्योंकि बार बार इस तरह से अगर मान लो ऐसा करते हैं तो एक खबरदारी लेना पड़ता है कि अगर लोगों को डाउट कंफर्म हो गया तो बहुत ज्यादा बवाल खड़ा हो सकता है। इसलिए 240 की व्यवस्था की गई और 240 के बाद कहां से हम लोगों को भरपाई होगी, 32 सीटें चाहिए। तो नीतीश कुमार को लाया गया, नायडू को लाया गया और उसके समर्थन से ये बहुमत पूरा किया गया और तीसरी बार सरकार बनाई गई। तो ये सारा खेल चल रहा है।
प्लान बना के चल रहा है, योजना बना के चल रहा है। नायडू भी ईवीएम के बारे में बोला करते थे, बंद हो गया। बहुत सारे लोग बोला करते थे, बंद हो गया। तो ईवीएम मशीन के बारे में 10 साल का फायदा कांग्रेस ने उठाया, 10 साल का फायदा बीजेपी ने उठाया। दोनों लोग ईवीएम के बारे में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसी समझदारी से काम ले रहे हैं। राहुल गांधी ईवीएम का मशीन का मुद्दा बीच बीच में उठाते रहते हैं। वो किस तरह से उठाते रहते हैं? जब आदमी खाना खाने के लिए बैठता है तो थोड़ी साइड में चटनी रखता है मुंह को लगाने के लिए। तो ऐसा राहुल गांधी बीच बीच में, यानी वो मेन खाना नहीं है, चटनी जो है थोड़ा मुंह को टेस्ट आए इसके लिए चटनी को मुंह को लगाता है राहुल गांधी, और ईवीएम मशीन को बीच बीच में उठाते रहता है। मगर कांग्रेस बहुत बड़ा संगठन है तो उन्होंने इसके लिए आंदोलन चलाया, ऐसा कोई उदाहरण सामने नहीं है। ये आंदोलन नहीं करना, ये इस बात का सबूत है कि वो इस लेवल तक ईवीएम मशीन का विरोध नहीं करना चाहते जिस लेवल पर विरोध करने से ईवीएम मशीन चली जाएगी। बयान देते, राहुल गांधी कभी कभी बयान देते। आंदोलन करना और बयान देना दो बहुत अलग अलग बात है। बयान देना एक छोटी बात है और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक्शन करना बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए इस बात को हम लोगों को समझना होगा कि कांग्रेस के लोग ईवीएम के मुद्दे पर बहुत स्लो है और बहुत सॉफ्ट है। विरोध भी है मगर बहुत सॉफ्ट है। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मामला है, आपसी समझदारी का मामला है। और इसका बेनिफिट क्यों है? क्योंकि इसका बेनिफिट बीजेपी को भी हुआ है और कांग्रेस को भी हुआ है, दोनों को इसका हुआ है। इवन इतना, ये बयान भी बीजेपी वालों ने दिया। ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है ऐसा जब बयान कांग्रेस की तरफ से दिया गया था तो बीजेपी वालों ने काउंटर किया कि हमने तो आपको बार बार बहुमत मिल रहा था तो हमने तो ईवीएम का मुद्दा नहीं उठाया था। तो एक प्रकार से कांग्रेस के लोगों को कहना है, अरे भाई तुम भी मत करो, हमने नहीं किया था, इतनी समझदारी तो रखो। नहीं अगर रखते हैं तो फिर समाज में उठाव हो रहा है, दूसरी ताकतें खड़ी हो रही है। आज 625 जिलों में हमारा संगठन खड़ा है, भारत बंद का हम लोगों ने ऐलान किया हुआ है। मासेस के लिए हम आंदोलन करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बामसेफ हम लोगों को बनाने के लिए बहुत लंबा समय लगा, 50 साल के लगभग समय लगा। मगर मासेस का संगठन तो लाखों लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, तो 6 लाख गांव का संगठन खड़ा होने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। बामसेफ बनाने के लिए तो पढ़े लिखे आदमी को बिठा कर समझाना पड़ा। मासेस का तो आंदोलन करेंगे, एक साथ लाखों लोग जुड़ेंगे और लाखों लोग और कई लाखों लोगों को जोड़ते जाएंगे और 6 लाख गांव का आंदोलन खड़ा हो सकता है। तो हमने 2030 तक 6 लाख गांव का आंदोलन खड़ा करने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। टाइम बाउंड प्रोग्राम है। बामसेफ को बनाने के लिए बहुत लंबा समय लगा। 2030 तक 6 लाख गांव का संगठन खड़ा हो, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। 6 लाख गांव का संगठन खड़ा करने के लिए ये इससे भी बड़ा संगठन खड़ा करने की योजना है। और इसके लिए हम लोग बूथ लेवल का संगठन खड़ा करने के लिए जब चुनाव आयोग चुनाव करवाता है देश में तो 15 लाख बूथ बनाता है। एक बूथ पर 1000 वोटर होते और 6 बजे तक का समय होता है। तो उस तरह से वोट डालने का टाइम के हिसाब से समय निर्धारित किया हुआ है। तो ये 1000 वोट डालने के लिए देश भर के सारे लोगों को वोट डालने के लिए समय मिले, इसके लिए ये योजना बनाई गई। इसके लिए 15 लाख बूथ बनाए गए। हम लोग भी 15 लाख बूथ का संगठन बनाना चाहते हैं।
कैसे बनेगा? आपको अपने अपने इलाके में जो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर अगर आप काम करते हो तो डिस्ट्रिक्ट के नीचे तहसील है। ये ध्यान रखो, दो तरीके हैं, एक तहसील है, एक विधानसभा चुनाव क्षेत्र है। एक तहसील है, एक विधानसभा चुनाव क्षेत्र है। दो में से कोई भी तरीका अपना सकते हो। अगर आपने विधानसभा का तरीका अपनाया तो विधानसभा का डाटा कलेक्टर ऑफिस में अवेलेबल है, बूथ लेवल का। वो वहां जो विभाग, चुनाव आयोग का विभाग है, वहां से बूथ लेवल का डाटा आपको मिल जाएगा। और कौन से एरिया में कहां पर बूथ बनाया गया था, वहां आपको यूनिट बनाना है। अगर आपने एक बूथ पर एक यूनिट बनाया, 15 लाख बूथ पर 15 लाख यूनिट बन जाएगा। अगर आप ऐसा करते हो तो बहुत विशाल संगठन खड़ा हो जाएगा। इससे आगे और है, इससे आगे क्या है? वो बूथ पर जो 1000 वोटर है, उसमें शेड्यूल कास्ट के लोग होंगे वोटर, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के होंगे, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के होंगे, शेड्यूल ट्राइब के होंगे, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब के होंगे, बैकवर्ड ओबीसी में बैकवर्ड होंगे, मध्यम बैकवर्ड होंगे, अपर लेयर बैकवर्ड होंगे, और उसके बाद मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत। तो एक तो 8 सामाजिक समूह और माइनॉरिटी के 6, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, 8 और 6 14 सामाजिक समूह तैयार होते हैं। ये जो 14 सामाजिक समूह तैयार होते हैं, अगर 15 लाख जगह, 15 लाख बूथ इंटू 14, 15 लाख इंटू 14, ए राउंड अबाउट 2 करोड़ सामाजिक समूह के ग्रुप तैयार होंगे। अगर 2 करोड़ सामाजिक समूह के ग्रुप तैयार होंगे और एक ग्रुप में अगर 11 लोग आप रखते हो तो 22 करोड़ लोग बहुत नजदीक से आप तैयार कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो 22 करोड़ लोग आपके आंदोलन के लिए मैदान में उतरने के लिए तैयार रहेंगे। और अगर आप ऐसा करते हो तो 22 करोड़ को 44 लाख बना सकते हैं। गांधी जी ने 9 अगस्त 1942 को जो क्विट इंडिया मूवमेंट अंग्रेजों के विरोध में चलाया था, तो 3 करोड़ लोगों को सड़कों पर उतारा था। हम जिस तरह की योजना मैं आपको समझा रहा हूं, अगर उस तरह की योजना पर आप अमल करते हो तो क्या होगा? लगभग 30-40 करोड़ लोग सड़कों पर उतर सकते हैं। और 30-40 करोड़ लोग अगर सड़कों पर उतर सकते हैं तो ब्राह्मणों का जो नियंत्रण है, जिसकी वजह से हम गुलाम बने हुए हैं, वो नियंत्रण खत्म हो जाएगा। लोग अपने आजादी के लिए, पहली तो मानसिक आजादी, दूसरी पहली मानसिक आजादी, और मानसिक आजादी के बाद राजनीतिक आजादी। अगर मानसिक रूप से ब्राह्मणों के गुलामी से हम आजाद हो गए तो हमारे लोग एक राजनीतिक समूह बनकर आजाद हो जाएंगे और उनको आजादी मिलेगी। आजादी मिलने से क्या होगा? आजादी मिलने से उनकी अपनी गवर्नमेंट होगी, उनकी सरकार होगी। देश आजाद हुआ है, हमारे पास कहां आजादी है? देश आजाद हुआ है, हमारे लोगों के पास आजादी नहीं है। SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के लोगों के पास आजादी नहीं है। हमें अपनी आजादी हासिल करना होगा, और हासिल करने के लिए ये तरीका है, अगर इस तरीके से हम लोग काम करते हैं तो हम लोग इसमें कामयाब हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा ही करना होगा, इसीलिए मैं ये बात आपको समझा रहा हूं। आपको अपने जिले में जाकर तहसील के यूनिट गठित करने होंगे, तहसील के लोगों को बताना होगा, आपको बूथ लेवल का संगठन खड़ा करना है। और तहसील के लोग साल भर में, अगर आप लोगों को इसको करने का तरीका, अगर जिले लेवल पर एक आदमी नेतृत्व करने वाला है, एक आदमी, 2, 3, 4, 5 नहीं, मैं 2, 3, 4, 5 नहीं हुआ, मन मिश्रा में एक ही है। तो उसने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया, तो एक आदमी जिले में एक चाहिए, केवल एक चाहिए। अगर वो एक आदमी इस तरह से पहल करता है तो उसको तहसील यूनिट खड़े करने हैं। तहसील यूनिट के कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देकर वो ब्लॉक, ग्राम पंचायत, ग्राम और बूथ के नीचे सामाजिक समूह, इतना संगठन उसको खड़ा करना है तहसील में।
तो साल भर में हो सकता है। ये काम साल भर में हो सकता है। अगर साल भर में हो सकता है तो मैं 2030 तक समय क्यों दे रहा हूं? तो हमारे लोगों की लिथार्जी है, हमारे लोगों की लिथार्जी है, इसलिए समय लगता है। और इसी वजह से हम लोग आप लोगों को 2030 तक समय दे रहे हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल एक्शन अभी की जाएगी और इसकी रिव्यू हर 3 महीने में किया जाएगा। स्थानिक लेवल पर, जिले लेवल पर वीकली रिव्यू करना होगा। कितने बूथ तैयार किए, एक हफ्ते, साल में 52 हफ्ते होते हैं। एक हफ्ते में अगर आपने समीक्षा किया तो आपको पता चलेगा कितने बूथ तैयार हुए। तो 52 बार आप लोग, क्योंकि आपको जिले के बाहर नहीं जा रहा, जिले में बैठना है हफ्ते में, और हफ्ते का कार्य नीति बनाना है और कार्यक्रम बनाना है, और गांव में और शहर में और हर जगह हमारे जो कार्यकर्ता रहेंगे उनको बूथ का तैयार करना है, डाटा बूथ का यूनिट तैयार करना है, और बूथ का यूनिट तैयार करके उनको केवल ट्रेनिंग देना है। अगर आप ऐसा करते हो तो ये सारा का सारा एक साल में हो सकता है। मगर हमारे लोग थोड़े लिथार्जिक तरीके से चलते हैं तो 2030 तक होगा। और 2030 तक अगर ऐसे 2 करोड़ लोगों का ग्रुप तैयार होगा तो इसके द्वारा 22 करोड़ लोगों को मैदान में उतारकर 44 करोड़ लोगों को और विस्तारित आंदोलन में सहभागी करा सकते हैं। इससे हम लोग आजाद हो सकते हैं। ये प्रैक्टिकल फार्मूला आपको बता रहा हूं। आपको केवल डेली घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा काम करना है और डेली टारगेट बनाकर काम करना है। प्रत्येक कार्यकर्ता को टारगेट बनाकर काम करना है। दूसरा, विद्यार्थी, युवा, बेरोजगार, किसान और मजदूर, इसकी 5 शाखाएं तैयार करो। विद्यार्थी, युवा, बेरोजगार, किसान, मजदूर, ये 5 शाखा तैयार करो। और 5 शाखा के जो कार्यकर्ता रहेंगे, विद्यार्थी, युवा, बेरोजगार, किसान, मजदूर, अगर आप तैयार करते हो तो इन लोगों के द्वारा आपको बूथ तैयार करना है और आसान हो जाएगा। तो ये काम करना है, ये काम आप करोगे, इसकी समीक्षा भी होगी। तो समीक्षा में पता चलेगा कौन कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। तो करने से ये परिवर्तन होगा, करने से हमको सफलता मिलेगी। 2030 तक हम देश को आजाद करने के लायक हो जाएंगे। हम आज लायक नहीं है, मगर 2030 तक हम लोग भारत को ब्राह्मणों के गुलामी से आजाद करने लायक हो जाएंगे। ऐसा मेरा यकीन है, विश्वास है। ऐसा करना होगा। ऐसा करने के लिए आप साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।